नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई एवं गहराई। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशनल थॉट पहले, ही हु वॉक्स इन अनदर्स ट्रैक्स लीव्स नो फुटप्रिंट। जो व्यक्ति दूसरों की नकल करते हैं या भीड़ चाल में फंसते हैं, वो अपनी पहचान गंवा बैठते हैं या वो अपने रास्ते तय नहीं कर पाते। अगर वो नया रास्ता चुने तो उन्हें मंजिल जल्दी से जल्दी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी की विभिन्न परतों की मोटाई एवं गहराई। दोस्तों, इतना तो निश्चित हो चुका है कि पृथ्वी के भीतर विभिन्न भागों का घनत्व एक सा न होकर के भिन्न भिन्न सा है। पृथ्वी के भीतर भिन्न भिन्न घनत्वों के अनेक अलग अलग मंडल पाए जाते हैं। इन मंडलों की मोटाई या मंडल कहें या हम इसे परत कहें, इनकी मोटाई और इनकी संख्या में निश्चित मत नहीं है। कुछ विद्वान 3 परत मानते हैं, कुछ 4 परत मानते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सभी विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम है या उसका कोर है वो ठोस अवस्था में है। तो पृथ्वी में कितनी परतें पाई जाती हैं, इसके संबंध में कई विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं, जैसे डॉली महोदय, वंडरग्रॉट महोदय, होम्स महोदय एवं जेफरसीज ने अपने मत व्यक्त किए हैं पृथ्वी की विभिन्न परतों एवं इसकी मोटाई के संबंध में। लेकिन आज हम आधुनिक मत का विश्लेषण करेंगे, आधुनिक मत के बारे में जानेंगे, जो हमें पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। तो विभिन्न मत क्या है? प्राकृतिक एवं मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति एवं उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर, यानी जो आधुनिक मत है उसका प्रमुख आधार क्या है, पृथ्वी की परतें कितनी हैं, उसका घनत्व कैसा है, मोटाई क्या है, उसका जानने का जो आधार है वो भूकंपों की लहरों की गति एवं घनत्व। 2 प्रमुख चीज़ें हैं, भूकंपों की लहरों की गति एवं पृथ्वी का अंदर पाया जाने वाला घनत्व। तो उसमें क्या है, प्राकृतिक और मानवकृत भूकंप। अब प्राकृतिक भूकंप से आप लोग परिचित होंगे। मानवकृत भूकंप क्या है? मानवकृत भूकंप यानी विभिन्न बड़े बड़े देशों के द्वारा किए जाने वाले भूगार्भिक आणविक परीक्षण, यानी परमाणु बम का जब परीक्षण किया जाता है पृथ्वी के भीतर, तो उससे जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो उसके आधार पर पृथ्वी की परतों को जाना गया है। तो ये प्राकृतिक और मानवकृत भूकंप, इनके आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहत मंडलों, 3 बड़े भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? क्रस्ट, ऊपरी भाग क्रस्ट है, मेंटल और कोर, 3 प्रमुख आंतरिक भाग हैं। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 मंडलों के भी भाग हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि ये जो मंडल हैं 3, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इनके भी 2-2 भाग हैं। क्यों? क्योंकि भूकंपीय जो लहरें हैं P और S, उनकी गति घटती बढ़ती जाती है, यानी एक ही परत में कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए परतें भी उनके भी विभाग हैं। तो सबसे पहले हम क्रस्ट को देखेंगे। क्रस्ट की गहराई के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है, उनमें एकमत नहीं है कि क्रस्ट की जो गहराई है वो कितनी है। जैसे क्रस्ट की मोटाई के बारे में M.G. ब्रैडशॉ तथा A.J. एबॉट, इन्होंने इनके अनुसार महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर एवं महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर है। ये आप जो क्रस्ट देख रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने आरेख बनाया है भूपर्वतीय क्रस्ट, इसकी जो मोटाई है वो महाद्वीपों के नीचे 50 किलोमीटर तक है एवं महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर एवरेज औसतन है। वहीं पे IUGG के अनुसार, अब IUGG क्या है? IUGG जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स,
इसी का शार्ट रूप है IUGG, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भूगणित एवं भूभौतिकी संघ। तो IUGG क्या है? IUGG एक गैर सरकारी संगठन है जो गणितीय एवं भौतिकी सिद्धांतों के आधार पर पृथ्वी के भीतर तथा पृथ्वी से के ऊपर उसके वातावरण का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उसके प्रति वो समर्पित है यह संगठन, जो पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य महत्वपूर्ण तत्वों का अध्ययन करती है। अच्छा, इसका जो संगठन है, इसका मुख्यालय है वो जर्मनी में है। तो यह एक गैर सरकारी संगठन। तो उसके अनुसार क्रस्ट की जो मोटाई है वो 30 किलोमीटर है, लगभग 30 किलोमीटर है। भूकंपीय लहरों की गति के अंतर के आधार पर क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट। हालांकि मैंने यहाँ पर अलग से दिखाया नहीं है। अब होता क्या है कि ऊपरी क्रस्ट से जब निचली क्रस्ट की तरफ भूकंपीय तरंगें बढ़ती हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति, जो पी प्राइमरी भूकंपीय तरंगें होती हैं, उनकी गति 6.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि निचली क्रस्ट में वो 6.9 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती हैं। इसीलिए क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है। अच्छा, वहीं घनत्व में भी अंतर है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 है, जबकि निचली क्रस्ट का 3.0 घनत्व है। अब मेंटल के बारे में देखते हैं। अब जैसे ही क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति अचानक तेजी से बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जा? निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जबकि वो जैसे ही मेंटल में प्रवेश करते हैं वो 7.9 किलोमीटर से बढ़कर के 8.1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि निचली क्रस्ट था ऊपरी मेंटल के मध्य एक असंबद्धता का सृजन होता है, एक असंबद्धता का जन्म होता है। उस असंबद्धता जिसकी खोज सर्वप्रथम ए मोहरोविकिक द्वारा 1909 में की गई थी। अतः इसे मोहरोविकिक असंबद्धता या मोह असंबद्धता कहते हैं। आप ये देखिए आरेख में, जैसे ही क्रस्ट समाप्त होती है और मेंटल का शुरुआत होता है, यहाँ पे जो मैंने जिग जैग बनाया हुआ है ये है मोह असंबद्धता। असंबद्धता क्या चीज होती है? असंबद्धता दो परतों के मध्य एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र होता है जहां दोनों परतों के गुण पाए जाते हैं। यानी मोह असंबद्धता, क्रस्ट एवं मेंटल दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। और साथ ही साथ एक विशेष अंतर ये आता है, विशेष गुण इस असंबद्धता का ये है कि यहाँ पर भूकंपीय लहरों की गति अचानक बढ़ जाती है या परिवर्तित हो जाती है। भूकंपीय लहरों की जो गति होती है वो परिवर्तित हो जाती है, इसीलिए इस संक्रमण क्षेत्र को असंबद्धता कहते हैं। और इस संक्रमण क्षेत्र की सबसे पहले खोज मोहरोविकिक द्वारा 1909 में की गई थी, इसीलिए इस असंबद्धता को मोह असंबद्धता कहते हैं। इस असंबद्धता भी कहते हैं, अंग्रेजी में डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, असातत्य भी कहते हैं। तो ये मोह असंबद्धता एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमिना है। तो इसके द्वारा क्रस्ट एवं मेंटल जुड़ा हुआ है, या यूँ कह सकते हैं वो अलग है। अब मोह असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर गहराई तक मेंटल का विस्तार है। यानी यहाँ से 30 किलोमीटर से लेकर के ये इलाका, ये जो क्षेत्र है वो मेंटल है। ये मेंटल है जो कि असंबद्धता से लेकर के बाह्य कोर के ऊपर ही सतह तक फैला हुआ है, 2900 किलोमीटर गहराई तक। मेंटल की जो गहराई है, मोटाई पृथ्वी के समस्त अर्धव्यास, पृथ्वी का पूरा व्यास कितना है? 6371 किलोमीटर अर्धव्यास, यानी इसकी त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इसकी जो मोटाई है इस अर्धव्यास से आधे से कम है। लेकिन ये पृथ्वी के समस्त आयतन का
पृथ्वी का जो पूरा आयतन है उसका 83% मेंटल में है और द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में व्याप्त है। मेंटल उसे कवर करता है, कंटेन करता है। मेंटल कंटेन करता है 68% द्रव्यमान पूरी पृथ्वी का, जबकि इसके जो दूरी है वो अर्धव्यास से आधे से भी कम है। अब मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि यहाँ पर भी ऊपरी मेंटल से निचले मेंटल में जब भूकंपी लहरें प्रवेश करती हैं तो उसकी गति बढ़ जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है। जो 8.1 था वो बढ़ जाती है गति यहाँ पर। अब ऊपरी मेंटल को दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल कहाँ से कहाँ तक है? मोह संबद्धता से 1000 किलोमीटर की गहराई तक, तथा निचली मेंटल 1000 किलोमीटर से, यानी यहाँ से 2900 किलोमीटर गहराई तक निचली मेंटल का विस्तार है। लेकिन अब IUCN ने, यही IUCN अंतर्राष्ट्रीय भूगणित एवं भौतिकी संघ, इसके अनुसार मेंटल के 3 भाग हैं। मोह असमता से 200 किलोमीटर, मोह असमता से 200 किलोमीटर की गहराई है, वो एक भाग है। दूसरा भाग है 200 से 700 किलोमीटर, इसलिए क्योंकि घनत्व में अंतर आ गया है। जो 3.0 निचली कष्ट पे है घनत्व, वो 200 किलोमीटर तक 3.3 और 700 किलोमीटर तक 4.3 घनत्व आ गया है। और तीसरी जो भाग है वो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, और यहाँ पर पहुँच करके घनत्व 5.5 हो जाता है। अब मेंटल के नीचे कोर प्रारंभ होती है। कोर जिसे अंतरतम कहते हैं, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर के केंद्र तक है 6371 किलोमीटर की गहराई पर। यहाँ से यहाँ तक कोर विस्तृत है। मेंटल व कोर की सीमा को गुटेनबर्ग असमता कहते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह असमता है, वैसे ही मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असमता पाई जाती है। फिर यहाँ पर भी वही रीजन है, जैसे ही भूकंपी लहरें मेंटल से कोर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही इनकी गति तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि घनत्व में अंतर आता है। इसलिए यहाँ की जो असंबद्धता है उसकी खोज गुटेनबर्ग महोदय ने की थी, इसलिए इस असंबद्धता को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन होता है। आप देख सकते हैं कि 5.5 से 10 सीधे जो है दुगने से थोड़ा कम यहाँ का घनत्व हो जाता है। इस सीमा के ऊपर मेंटल घनत्व 5.5 था, जबकि अब नीचे को घनत्व 10.0 हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि पी लहर की गति 11.6 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है, जो कि 8 पॉइंट समथिंग था। केंद्र पर जाने पर घनत्व बढ़कर 13.6 हो जाता है। जो यहाँ पर शुरुआत में 10.0 था घनत्व, वो अब बढ़कर के 13.0 हो जाता है केंद्र पर। इस तरह कोर का घनत्व मेंटल से दुगना से अधिक हो जाता है। 5.5 से 13.0 दुगने से भी अधिक हो जाता है घनत्व। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि ये जो घनत्व है, ये जो कोर है उसका घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, परंतु इसका द्रव्यमान घनत्व तो बहुत बढ़ गया, लेकिन दूसरा फर्क क्या आया कि ये जो इसका आयतन है कोर का, वो 16% है। अगर देखा जाए मेंटल के मुकाबले काफ़ी कम आयतन है कोर का, और इसका द्रव्यमान भी 32% है, जबकि 68% पूरे पृथ्वी का द्रव्यमान वहन करती है मेंटल, और कोर में 32% है। अब कोर को भी दो उप विभागों में बांटा जाता है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 है घनत्व, फिर 12.3 और 13.6 तक चला जाता है। कोर भी दो है, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। बाह्य कोर का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक, एवं आंतरिक कोर का जो विस्तार है वो 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक है।
एक खास बात, बाह्य कोर जो कि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक है, यह तरल अवस्था में है। इस बात का पता कैसे चलता है? क्योंकि भूकंपीय जो एस तरंगें होती हैं वो बाह्य कोर में प्रवेश नहीं करती हैं। इसके आधार पर ये सिद्ध हुआ है कि बाह्य कोर तरल अवस्था में है, वहीं आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। आंतरिक कोर का भाग 5150 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर है जो कि ठोस अवस्था में है, और यहाँ पर पी लहरों की गति 11.6 किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। सबसे तेज जो गति है लहरों की गति वो आंतरिक कोर में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस आरेख के माध्यम से भी विभिन्न गहराइयाँ एवं उसमें गहराइयों के आधार पर होने वाले घनत्व में अंतर, और इसमें आप समझ सकते हैं इनके विभिन्न भिन्न विभाग। मैंने ये पूरी कोशिश की है कि आप इसके आधार पर एक शॉर्ट नोट्स बना लें, ताकि आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हो या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उसमें भी आपके लिए जो है बहुत ही लाभदायक होगा। 11th के बच्चों के लिए खास तौर पे लाभदायक है, क्योंकि 10th तक उन्हें डीप में पढ़ाया नहीं जाता है या उनके कोर्स में नहीं है, आपको ब्रॉड कोर्स मिलता है, इसलिए आपको ये शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। सब्सक्राइब करेंगे आप मेरा चैनल तो मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। फिर आप इससे शेयर करिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, ताकि उनको भी लाभ हो। और आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि अगर आप लाइक कमेंट करेंगे तो मेरा प्रोत्साहन हो, मुझे मिलेगा। कमेंट करेंगे आप तो इसमें जो भी कमियां आपको लगें या कोई भी आप सुझाव देना चाहें आप उसे बताएं, ताकि उसे मैं दूर करूं और आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकूं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। अब अगला वीडियो मैं बनाऊंगा वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।